हेलो फ्रेंड्स, सर्विस लॉ रिसर्च सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा की थी कि प्रशिक्षण संस्थान के एक कर्मचारी पर 17 आरोप लगाए गए थे और उसे मेजर पेनल्टी चार्जशीट दिया गया था। ये 17 आरोप क्या थे, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सब बातों के बारे में बता दिया गया था कि किस तरह से कार्रवाई की गई थी और ये जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस थे 17, उसमें पहला आरोप था लेट अराइवल इन ऑफिस। यह आरोप था कि कर्मचारी कार्यालय में विलंब से आता है। दूसरा, स्टेइंग आउटसाइड हेडक्वार्टर विदाउट परमिशन, वह बिना अनुमति के हेडक्वार्टर से बाहर रहता है। थर्ड, ट्रेवलिंग इन ट्रेन विदाउट ऑथोरिटी, बिना किसी प्राधिकार के ट्रेन में यात्रा करता है। फोर्थ, ओवर स्टे एंड फॉल्स क्लेम ऑफ TADA, उसे बाहर कार्य से भेजा जाता है तो वह वहाँ जितने दिन का कार्य है उससे ज़्यादा दिन रह जाता है और TA का फॉल्स क्लेम करता है, अधिक TA क्लेम करता है। पांचवा आरोप था लिविंग हेडक्वार्टर विदाउट सैंक्शन लीव, बिना छुट्टी स्वीकृत कराए हेडक्वार्टर से बाहर चला जाता है। छठा आरोप लगाया गया था लिविंग मेस ड्यूटी बिफोर टाइम, जितने समय तक मेस की ड्यूटी दी गई थी उतने समय न रहकर पहले ही मेस को छोड़कर चला जाता है। सेवेंथ चार्ज था नॉट डूइंग श्रमदान ड्यूटी, वह श्रमदान ड्यूटी नहीं करता है। आठवां, टेकिंग अवे बुक्स एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अनऑथराइज्डली, अनधिकृत रूप से किताबें और कार्यालय के अभिलेखों को लेकर चले जाना। ये 1 से लेकर के 8 तक के आरोप जो हैं ये सभी कंडक्ट रूल नंबर 3 के अंतर्गत आएंगे। यहाँ रेफरेंस दे दिया गया है, इसे देख लें। अब आगे बढ़ते हैं। 9th आर्टिकल ऑफ चार्जेस में 9th नंबर पर जो है वह ब्लैक से है। यह ध्यान देने की बात है, ब्लैक से क्यों है, और इसमें टिक भी लगा हुआ है बैगनी कलर का, पर्पल कलर का। राइटिंग बुक्स विदाउट परमिशन, और यह कंडक्ट रूल नंबर 8 के अंतर्गत आता है। राइटिंग बुक्स विदाउट परमिशन, यह आरोप कंडक्ट रूल नंबर 8 के तहत लगाया गया था। बिना अनुमति के किताब लिखना। 10th, इम्पार्टिंग इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। 11th, सप्लाइंग सब स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल। 12, 12th, मिसकंडक्ट ड्यूरिंग एग्जाम ड्यूटी। 13, प्रमोशन ऑफ बुक्स ड्यूरिंग क्लास, जो किताब वह लिखता है उसका प्रमोशन करता है, उसका प्रचार करता है। और 14वां 14th चार्ज था मिसबिहेव एंड नॉन कोऑपरेशन ड्यूरिंग इंक्वायरी। इंक्वायरी के दौरान जब चार्जेस लगाए गए और इंक्वायरी के लिए बुलाया गया तब कर्मचारी ने दुर्व्यवहार किया अधिकारियों के साथ और इंक्वायरी या जांच में सहयोग नहीं किया। 15th चार्ज सेलिंग बुक्स इन इंस्टीट्यूट, यह कंडक्ट रूल नंबर 15 के अंतर्गत किसी कर्मचारी को ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होना है, व्यापार में, निजी व्यापार में इन्वॉल्व नहीं होना है।
तो इसे आधार बना करके 15वां आरोप लगाया गया। 16th, unauthorized income through selling of books. 17th, non-attendance in office during suspension. तो ये 17 आरोप लगाए गए थे। इनमें से मैं बता दूं, चार्ज नंबर 9, 13, 15 एंड 16, ये 4 चार्जेस जो है सिर्फ प्रमाणित हुए थे, प्रूव हुए थे इंक्वायरी के दौरान, बाकी प्रमाणित नहीं हुए, क्योंकि प्रशासन या प्रोजिक्यूशन कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सका, कोई एविडेंस नहीं दे सका इंक्वायरी के दौरान, सही एविडेंस, इसलिए ये सब खारिज हो गए। ये 1 से 8 तक पूरे खारिज हो गए। और ये 10, 11, 12, 14, 17 खारिज हो गए। अब बचता है 9 नंबर। यही राइटिंग बुक्स विदाउट परमिशन, यह मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। आगे क्या हुआ मैं बता दूं। ये जो इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित किए गए चार्जेस थे, उसमें प्रमोशन ऑफ बुक्स ड्यूरिंग क्लास, सेलिंग ऑफ बुक्स, अनऑथराइज्ड इनकम थ्रू बुक्स, ये सारे पुस्तक से ही संबंधित थे और सिर्फ यही जो है प्रमाणित किए गए। इसके बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने नोटिस ऑफ पनिशमेंट देकर, मैंने पूरी प्रक्रिया अपनाकर इंक्वायरी वगैरह सारी हुई और उसके बाद उसे पनिशमेंट दे दिया जाता है और कर्मचारी अपील करता है उच्च प्राधिकारी के पास। उच्च प्राधिकारी भी अपीलेट अथॉरिटी स्टैंड गुड कर देता है मामले को। पुनः कर्मचारी रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास पुनर्याचिका भी कह सकते हैं उसे, रिव्यू करने के लिए आवेदन देता है। रिव्यूइंग अथॉरिटी ने पूरे मामले का अध्ययन किया और यह पाया कि कर्मचारी पर जब आरोप लगा था तो वह उस समय प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाने का काम करता था और उसने किताबें लिखी। किताबें बहुत ही अच्छी थी, उसकी सराहना भी हुई और इससे प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत फ़ायदा हुआ। उन्हें कम समय में नियमों को सही ढंग से समझने में और फिर परिणामी कार्रवाई करने में सभी को सुविधा हुई है। इसलिए आरोपी ने अच्छा कार्य किया है, इसलिए उसके ऊपर 13, 15 और 16 ये तीनों चार्जेस नहीं ठहरते हैं। सिर्फ एक ही चार्ज ठहरता है, वह है राइटिंग बुक्स विदाउट परमिशन, और इसकी अवहेलना हुई है। इन सब तथ्यों को देखते हुए कर्मचारी को जो पनिशमेंट दिया गया था वह सही नहीं है। कर्मचारी को जो पनिशमेंट दिया गया था वह 2 स्टेज बिलो इन अ टाइम स्केल मेजर पेनल्टी चार्जशीट के अंतर्गत यह नंबर 6 पेनल्टी है, तो यह सही नहीं है। उसे कम किया गया, रिवाइजिंग अथॉरिटी ने कम किया, लेकिन पूरा दोष मुक्त नहीं किया। 2 साल की जगह पर 1 साल के लिए और 2 स्टेज को कम कर 1 स्टेज, एक टाइम स्केल में पेमेंट को रिड्यूस किया गया उनके द्वारा। कर्मचारी इससे एग्रीव्ड, व्यथित होता है और वह
कैट में जैसा कि मैंने बताया कि डिपार्टमेंटल चैनल एग्जॉस्ट होने के बाद कर्मचारी यदि व्यथित महसूस करता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वह कैट में अप्रोच कर सकता है। तो कर्मचारी ने कैट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर प्रक्रिया पूरी करने के बाद जजमेंट आया। जज महोदय ने इस बात को पकड़ा कि कर्मचारी ने अच्छा कार्य किया है और उसे इस बात के लिए पनिशमेंट कम की गई है रिवाइजिंग अथॉरिटी के द्वारा कि उसने अच्छा कार्य किया है, परंतु बिना अनुमति के पुस्तक लिखा है। तो बिना अनुमति के पुस्तक लिखना किस नियम के अंतर्गत और किस तरह से गलत है? प्रोसिक्यूशन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन इस संबंध में कोई सही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है। केवल रूल नंबर 8 दिखाता है, जिसमें यह लिखा गया है कि किसी भी कर्मचारी का किसी भी मीडिया न्यूज़पेपर के मैनेजमेंट में, एडिटिंग में कोई सहयोग नहीं रहेगा, वह उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो इस कर्मचारी का किसी मीडिया से कोई संबंध था ही नहीं। और उसमें यह भी लिखा गया था कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एन एम्प्लॉई में पब्लिश बुक्स, उसे इसकी अनुमति रूल 8 में दी गई है। तो इस तथ्य को पकड़ते हुए जजमेंट में यह कहा गया कि रिवाइजिंग अथॉरिटी ने एक सांस में कर्मचारी की प्रशंसा की कि उसने अच्छा कार्य किया, और दूसरे सांस में यह कह दिया कि आरोप प्रमाणित हो रहा है, इसलिए उसका पनिशमेंट कम किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के पनिशमेंट ऑर्डर को जज के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। और अब प्रशासन उससे क्षुब्ध होकर, एग्रिप्ट होकर हाई कोर्ट पहुंच जाता है, रिट पिटीशन दाखिल करता है। सिमिलरली इन हाई कोर्ट the petition of the administration was dismissed on the ground that tribunal's judgment was right. कर्मचारी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं ठहरता है। वहाँ भी प्रशासन कोई नया दस्तावेज, कोई नया एविडेंस प्रस्तुत करने में सफल नहीं होता है। तो इस तरह से कर्मचारी जीत जाता है और प्रशासन की हार हो जाती है। तब प्रशासन हाई कोर्ट और कैट के आदेश को कार्यान्वित करते हुए कर्मचारी को राहत दे देता है और उसे जो नुकसान हुआ था उसे वापस कर दिया जाता है। लेकिन कर्मचारी को जो परेशानी हुई, 4 वर्षों तक केस चला, इसमें जो परेशानी हुई उसका क्या? और अब कर्मचारी यह निश्चित करता है कि वह इसके रीइंबर्समेंट के लिए वह क्लेम करेगा, और सीपीसी के सेक्शन 80 के अंतर्गत वह सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देता है और अपने नुकसान का आकलन भारी रकम के रूप में करता है। और वह मामला अभी भी चल रहा है। उसमें क्या होगा
यह तो समय ही बताएगा। अब इससे क्या तथ्य सामने आते हैं? इसमें यह तथ्य सामने आते हैं कि कभी भी किसी कर्मचारी पर कोई आरोप लगाना हो तो वह क्लियर होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। केस मस्ट नॉट बी वैग, मीन्स जो प्रोसेस है वो इस तरह से उसका करना चाहिए कि वैग ना हो, जो आरोप लगाए जाएं वो बिखरे हुए नहीं हो, वो क्लियर हो। वायोलेशन ऑफ रूल हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर भी कंफर्म हो जाना है। जब तक केस पक्का नहीं हो, कोई भी कार्रवाई किसी भी कर्मचारी पर नहीं होनी चाहिए। बाकी इंटीग्रिटी को लेकर के ही प्रश्न उठाए जाते हैं, कर्मचारी के आचरण पर आरोप लगाए जाते हैं। किसी कर्मचारी की एक्टिविटी अनबिकमिंग, अशोभनीय है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, नहीं है तो नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि यदि प्रमाणित नहीं किया जा सकता है किसी मामले को, तो फिर कोई भी प्रशासनिक आदेश कैट में या किसी भी कोर्ट में ठहरेगा नहीं, वह क्वैश हो जाएगा, वह रद्द हो जाएगा। जो चार्जेस लगाए जाते हैं, अनबिकमिंग एक्टिविटी, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, मिसयूज ऑफ पावर एंड पोजीशन, फिर सस्पेंड किया जाता है, मेजर पेनल्टी, चार्जशीट दिया जाता है। तो ये सब जो किए जाते हैं उसमें एक ही बात है कि कार्रवाई तभी करें जब मामला पक्का हो, और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर कर्मचारी डिफरेंट लेवल के फोरम पर जाएगा और उसे कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी। और यदि राहत मिल जाएगी तो उसके बाद हर्जाने के रूप में भारी रकम का दावा वह यदि करता है तो जो अधिकारी गलत कार्रवाई करता है उसके दुर्दिन आ जाते हैं। अब इस मामले में वो दुर्दिन चल रहे हैं, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उम्मीद है कार्रवाई के संबंध में जो भी चर्चा हुई है वह आपके लिए उपयोगी हो। अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर और भी नियम कानून से संबंधित और कर्मचारियों से संबंधित वीडियो नए एपिसोड में प्रस्तुत कर सकूं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।